बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हमारा आज का जो लेक्चर है आल दो ये एक ओमिटेड सेक्शन के हवाले से है, बट एग्जामिनेशन के हवाले से इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर इस चीज़ के बारे में पूछ लिया जाता है। स्पेशली लिमिटेशन एक्ट के हवाले से जब भी जुडिशरी में क्वेश्चंस आते हैं तो ये जो एक ओमिटेड सेक्शन है इसके बारे में आपको एक क्वेश्चन नज़र आ जाएगा और वो क्वेश्चन 2-3 डिफरेंट स्टेटमेंट्स होती हैं। और यहाँ पर जब हमने जुडिशरी में कोई भी एग्ज़ाम कोई भी पेपर देना तो हमने स्टेटमेंट को बहुत क्रिटिकली इसको पढ़ना होता है। पहले ये स्टेटमेंट दो तरह से आती है। पहला इसका तरीका दैट लिमिटेशन वेव्स ऑफ द रेमेडी बट नॉट द राइट डिस्कस, और दूसरा इसका तरीकाकार ये आता है कि द लिमिटेशन वेव्स ऑफ द रेमेडी एज वेल एज द राइट डिस्कस करें। अगर तो ये स्टेटमेंट है दैट लिमिटेशन वेव्स ऑफ द रेमेडी बट नॉट द राइट, तो ये ट्रू है। और जब तक उसकी पूछी गई जो स्टेटमेंट जिसमें उसने आपसे आपकी राय मांगी है, अगर आप उसको कंक्लूजन में वो राय का जवाब येस या नो में नहीं देंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। ऑन द अदर साइड अगर वो ये कहता है दैट द लिमिटेशन वेव्स ऑफ द रेमेडी एज वेल एज द राइट, तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। अगर एज वेल एज द राइट की बात करेगा तो वो फॉल्स है, बट नॉट द राइट की बात करेगा तो वो ट्रू है। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है सेक्शन 28 लिमिटेशन एक्ट ऑल दो ओमिटेड है। सेक्शन 28 जिस वक्त ये इंटैक्ट था, लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 28, उस वक्त ये बात दुरुस्त थी दैट लिमिटेशन वेव्स ऑफ द रेमेडी एज वेल एज द राइट, क्योंकि सेक्शन 28 इनफैक्ट एडवर्स पोजेशन के हवाले से था। और एक बात मैं आपको बताता चलूं कि इंडिया में जो लिमिटेशन एक्ट है हमारा जो ऑलमोस्ट है यही, बट 1963 में कुछ सेक्शंस के साथ उन्होंने इसको न्यूली इनेक्ट कर दिया था। जिस तरह वो सीआरपीसी को 1970 में इनेक्ट कर चुके हैं, उसी तरह 1963 में लिमिटेशन एक्ट इनेक्ट हुआ था और 1970s में उन्होंने इस सेक्शन को नल एंड वाइड करार दे दिया था। हमारे यहाँ 1991 के अंदर ये सेक्शन कोर्ट इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर करती है। फिर 1995 में जाके, क्योंकि ओमिट करना किसका काम है? पार्लियामेंट का, वो 1995 में जाके होता है। ये था क्या? एडवर्स पोजेशन है क्या? एडवर्स पोजेशन इज अ कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस जो कि अन इस्लामिक है बेसिकली। इसको दो ग्राउंड्स के ऊपर सेक्शन 28 को क्या किया गया था? ओमिट किया गया था। फर्स्ट ग्राउंड है बीइंग अन इस्लामिक, और जो सेकंड ग्राउंड जो इस केस लॉ के अंदर बयान किया गया था, कौन सा केस था? इसके अंदर एक जो बड़ा मशहूर केस है सेक्शन 28 जिसके अंदर क्या किया गया था? नल एंड वाइड डिक्लेयर किया गया था। मकबूल अहमद वर्सेस हुकूमत पाकिस्तान, जो इस हवाले से केस है वो है मकबूल अहमद वर्सेस हुकूमत पाकिस्तान। ये वो केस है कि जिसमें पाकिस्तान के अंदर सेक्शन 28 लिमिटेशन एक्ट इसको नल एंड वाइड करार दिया गया था। आप लोग अपने पास लिख लें, मकबूल अहमद वर्सेस हुकूमत पाकिस्तान 1991 SCMR, और इसका पेज है 2063। मकबूल अहमद वर्सेस हुकूमत पाकिस्तान। इस केस लॉ के अंदर क्या असल में ये सेक्शन स्टेट क्या करता था? एडवर्स पोजेशन है क्या? जब हम मोड्स पढ़ते हैं, मोड्स फॉर द एक्यूजेशन ऑफ पोजेशन एंड ओनरशिप, तो मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस या वेस्टर्न जूरिस्प्रूडेंस में एक कंसेप्ट है एडवर्स पोजेशन का, कि एडवर्स पोजेशन में क्या होता है कि जब एक शख्स फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड विदाउट एनी इंटरफेरेंस विदाउट एनी ऑब्जेक्शन एक ऑब्जेक्शनेबल प्रॉपर्टी को रिटेन करता है, पोजेस करता है, तो उस सूरत में क्या हो जाता है? वो उसका मालिक बन जाता है। इसको कहा जाता है कि ओनरशिप थ्रू एडवर्स पोजेशन। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अब ये बिल्डिंग हमने रेंट पे ली है, अब क्योंकि हम रेंट एग्रीमेंट कर चुके हैं तो वन टेनेंट इज ऑलवेज अ टेनेंट, अब हम इस पे मुकर नहीं सकते।
वंस अ मॉर्गेज इज़ ऑलवेज अ मॉर्गेज, वो मुकर नहीं सकता। मैं एक ज़मीन पे कब्ज़ा करता हूँ, जब मैं उस ज़मीन पे कब्ज़ा करता हूँ तो डेफिनेटली सेकंड पर्सन को क्या करना चाहिए, मेरे खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। वो उसके नॉलेज में है, शायद अगर नॉलेज में नहीं है तो फिर तो बात ही नहीं बनी ना, फिर तो उसका वो काज ऑफ एक्शन आए ही नहीं। उसको नॉलेज में है, कॉज ऑफ एक्शन हो गया, उसको क्या करना चाहिए, मेरे खिलाफ मुकदमा करना चाहिए। और सेक्शन 28 ये कहता था कि अगर 12 साल तक कोई बंदा वो एक्शन ओरिजिनेट नहीं करता तो जो पोजेसर है वो उसका ओनर हो जाएगा थ्रू एडवर्स पोजेशन। ये कंसेप्ट था एडवर्स पोजेशन, कि किसी कब्जे के ऊपर जो कब्जा है वो आपको जो मालिक बनाता है, ये एडवर्स पोजेशन का कंसेप्ट कहलाता है कि इसमें कोई भी जो शख्स है वो एडवर्स पोजेशन के इस कंसेप्ट के ज़रिए से, दैट एट द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीरियड हियर बाय लिमिटेड टू एनी पर्सन फॉर इंस्टीट्यूटिंग अ सूट फॉर पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, हिज राइट टू सच प्रॉपर्टी शैल बी एक्सटिंग्विश्ड। ये था 28, कि जब एक शख्स उसको पता है कि मेरा राइट है, इवन देन वो अपने राइट के लिए 12 ईयर तक अगर खामोश रह जाएगा तो एडवर्स पोजेशन में। तो अब इस पे पहला क्यूरी तो ये आया कि इस्लाम में ऐसा कोई कंसेप्ट मौजूद नहीं था, और दूसरी ये क्यूरी आई कि लिमिटेशन एक्ट इज़ अ प्रोसीजरल लॉ एंड द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोसीजरल लॉ इज जस्ट टू डिफाइन द प्रोसीजर। ये सब्सटेंटिव लॉ का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, एंड टू ग्रांट एनी राइट और टू एक्सटिंग्विश एनी राइट इज द फंक्शन ऑफ द सब्सटेंटिव लॉ। बिकॉज लिमिटेशन एक्ट इज नॉट अ सब्सटेंटिव लॉ, तो ये राइट एक्सटिंग्विश नहीं कर सकता। तो इस बेस पर इसको क्या किया गया, सेक्शन 28 को नल एंड वाइड डिक्लेयर किया गया कि जनाब ये लिमिटेशन जो है वो किसी का राइट उससे नहीं छीन सकता। हाँ, जो रेमेडी थी जो कोर्ट ने उसको देनी थी, ऑल दो रेमेडी एक्सटिंग्विश कर देगा, बट आपको जो राइट है वो इसमें एक्सटिंग्विश नहीं होगा। इसके ऊपर फिर बाद में भी कुछ केस ला आए, एक और आप जजमेंट लिख लें, 2007 SCMR 2007 SCMR, और इसका जो पेज है वो 597। यहाँ पर भी क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एक पिटीशन लगती है आर्टिकल 185(3) मेन डिक्लेरेशन ऑफ द टाइटल एडवर्स पोजेशन स्टेटस ऑफ द मॉर्गेजी, कि इसमें एक मॉर्गेजी आ जाता है कि जनाब 12 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है, रिडेम्पशन नहीं की गई, तो मुझे आप क्या कर दें, ओनर डिक्लेयर कर दें। तो कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि क्योंकि भाई जो सेक्शन 28 ऑफ एडवर्स पोजेशन एंड स्टेटस ऑफ मॉर्गेजी ओवर सूट प्रॉपर्टी वाज नॉट अवेलेबल, plaintiff section 28 of the limitation act had been declared repugnant to the injunction of Islam insofar as it is provided for the extinguishment of the right in the property at determination of the period prescribed for the institution of the suit of the possession of such property. Judgment passed by High Court was based on valid and sound reasons, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर डिसाइड किया कि भाई 28 ख़त्म हो गया है, कोई एडवर्स पोजेशन नहीं है, 12 साल चाहे गुजर गए हैं, बट वंस अ मॉर्गेजी ऑलवेज अ मॉर्गेजी, आप इसके ओनर नहीं बनेंगे। द मॉर्गेजर विल हैव ऑलवेज द राइट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ऑल दो अगर वो आफ्टर टाइम रिडीम करेगा तो उसके ऊपर जो भी उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो पे करेगा, बट वो रिडीम कर सकता है। तो ये एक बेसिक आपसे जो पूछा जाए कि 28 क्या था, तो इसमें मेन कि 1991 SCMR 2063 मकबूल अहमद वर्सेस हुकूमत पाकिस्तान, सेक्शन 28 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, ये 1991 में हमारे पास डिक्लेयर हुआ और इंडिया में 1970s में इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया गया था। तो जब इसको ओमिट किया गया 1995 में, तो ओमिट होने के बाद अब ये इन जो है वो ऑपरेशन नहीं है, तो लिहाजा इस वक्त अगर हम ये स्टेटमेंट की बात करें तो ये स्टेटमेंट ट्रू है दैट लिमिटेशन वेव्स ऑफ द रेमेडी बट नॉट द राइट। राइट वेव ऑफ नहीं करता, अगर ये कोई चीज़ वेव ऑफ करता है दैट इज़ द रेमेडी। तो राइट वेव ऑफ करने का जो पावर है वो इसके पास नहीं है, लिमिटेशन एक्ट के पास। ये है सेक्शन 29 लिमिटेशन एक्ट। आगे जो फर्दर कुछ सेक्शंस होते हैं ना वो जनरल होते हैं, जैसे सेविंग क्लाज। व्हाट इज मेंट बाय द सेविंग क्लाज? सेविंग क्लाज किसी लॉ के शुरू में और किसी लॉ के आखिर पे रखी जाती है, और सेविंग क्लाज का जो बेसिक ऑब्जेक्ट होता है वो ये होता है कि अगर किसी और लॉ की कुछ प्रोविजंस को ओवर राइडिंग इफेक्ट दिया गया तो उसको सेविंग लॉ क्लाज कहते हैं कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, अगर किसी और कानून में कुछ है तो वो, नहीं तो ये। तो ये आपकी इसमें सेविंग क्लाज भी ऐड की गई कि जो सेक्शन 25 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है मीन्स वो प्रिवेल करेगा इससे ऊपर। और 30 और 31 क्या है
कि ये ओमिट हो गए थे, और 32 रिपील्स है कि इसने कुछ जो सेक्शंस हैं सेकंड रिपीलिंग ऑफ द अमेंडिंग, तो 30, 31, 32 वो कुछ रिपील्स के मुतल्लिक है। तो ये हमारा था सेक्शन 28, ये भी क्या हो गया था, ओमिट हो गया था आपका लिमिटेशन अमेंडमेंट एक्ट 2 ऑफ 1995 के ज़रिए से, इसको ओमिट किया गया था। लिमिटेशन अमेंडमेंट एक्ट 2 ऑफ 1995, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डिक्लेयर हुआ था नल एंड वाइट, इसको बदलने का इख्तियार, इसको ओमिट करने का इख्तियार किसके पास था, पार्लियामेंट के पास। तो पार्लियामेंट ने 1995 के अंदर थ्रू एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट लिमिटेशन एक्ट को अमेंड किया, और अमेंड करने के बाद इसमें क्या किया, अमेंड करने के बाद इसमें से जो है वो ये सेक्शन 28 इसको ओमिट कर दिया जनाब।